नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते क्या सचमुच इतने तल्ख हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को उनकी पुण्यतिथि के दिन भी याद नहीं किया। क्या सचमुच नरेंद्र मोदी और संघ के बीच रार इतनी बढ़ चुकी है कि संघ सरकार को लेकर सवाल उठाने लगा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत इतने दूर हो चुके हैं कि अब उनका पास आना मुश्किल हो गया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर तलाशेंगे तो ज्यादातर सवालों के उत्तर हाँ में मिलेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बीच खाई बहुत चौड़ी हो चुकी है। और हाँ, नरेंद्र मोदी और संघ अब बहुत आसानी से साथ चलते हुए दिखाई देने वाले नहीं है। आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं और इन सब जवाबों तक पहुंचने का जो अभी ताजा प्रमाण मिला है वो 21 जून को मिला है। 21 जून यानी संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि। 1 जून 1940 को नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हुआ था। उनका स्मृति मंदिर नागपुर में बना हुआ है। उनकी समाधि है जो संघ मुख्यालय रेशम बाग में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को संघ के संस्थापक को याद नहीं किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ट्वीट तक नहीं किया। आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है। ट्विटर जिसे आजकल एक्स कहते हैं उस पर उनके 99 मिलियन फॉलोअर हैं, यानी करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स उनके विचारों को, उनकी गतिविधियों को ट्विटर के जरिए जानते हैं। लेकिन जब आप 21 जून का उनका दिन भर का कामकाज देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस दिन वे श्रीनगर में थे। उस दिन विश्व योग दिवस भी था। सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर आपको योग के अपडेट मिलेंगे। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो, उनके सेल्फीज जो उन्होंने कश्मीर में योगा के बाद कश्मीरी महिलाओं और युवतियों के साथ अपना सेल्फी लिया था। पूरे दिन समीक्षक और प्रधानमंत्री की गतिविधियों पर निगाह रखने वाले लोग इस बात का इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री अपने विचार परिवार के संस्थापक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार को जरूर याद करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी कोई ट्वीट डॉक्टर हेडगेवार को याद करने के लिए नहीं किया। एक बात और, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार यानी संघ के संस्थापक की पुण्यतिथि पर जेपी नड्डा ने जरूर श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी है और इनकी श्रद्धांजलियां इनके एक्स हैंडल पर मौजूद हैं। 21 जून को जब आप देखेंगे, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तीनों लोगों ने संघ के संस्थापक को, पहले सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार को याद किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला कोई ट्वीट मौजूद नहीं है। 21 जून की ट्विटर हैंडल की उनकी पूरी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। बीजेपी ने भी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के तौर पर अपने वैचारिक पुरखे, अपने संस्थापक को याद नहीं किया, भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने याद किया था। ये तथ्य भी ध्यान देने लायक है। आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में ही दाखिल हुए थे। उनका खुद का दावा है कि वे युवावस्था में संघ में काम करते थे। उनकी तस्वीरें हैं संघ के गणवेश में। बाकायदा आरएसएस के स्वयंसेवक रहकर
वे बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए। वहां से बढ़ते बढ़ते वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। राम मंदिर आंदोलन में वे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी थे और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जिस विचार परिवार ने, जिस विचारधारा ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, यहां तक पहुंचाया, उसके परम पूज्य मुखिया, उसके पहले सर संघ चालक, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को नरेंद्र मोदी ने भुला दिया है। थोड़े से में डॉक्टर हेडगेवार के में भी बात कर लेते हैं। वे नागपुर में 1 अप्रैल 1889 को जन्मे थे। युवावस्था में वे सक्रिय रहे सामाजिक कामकाज में, सामाजिक गतिविधियों में। बाद में वे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता गए। वहां वे क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के संपर्क में भी आए, लेकिन लौटने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस के अधिवेशनों में उन्होंने आना जाना शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बढ़ते बढ़ते वे विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव तक बने। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में और बाकी जगह भी वे आते जाते रहे। असहयोग आंदोलन में जेल गए और बाद में भी वे कांग्रेस के अन्य आंदोलनों में भी सक्रिय रहे। इस बीच में उन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन, यानी दशहरे के दिन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक स्वयंसेवी सामाजिक संगठन स्थापित किया। संघ में रहते हुए भी वे कांग्रेस में सक्रिय रहे। नमक आंदोलन में वे व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जेल गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी कांग्रेस से दूरियां शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस की रीति नीति से अलग राह डॉक्टर हेडगेवार ने पकड़ना शुरू कर दी थी। यही वजह है कि जब नमक आंदोलन शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तो डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस आंदोलन से दूर रखा और कार्यकर्ताओं से, स्वयंसेवकों से कहा कि वे व्यक्तिगत हैसियत से इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। बाद के दिनों में वे सावरकर के संपर्क में आए, विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए, हिंदू महासभा में सक्रिय रहे और अंत में पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित कर दिया और उसका विस्तार पूरे देश में करने में वे लगे रहे। 21 जून 1940 को उनके निधन के बाद गुरु गोलवलकर उनके उत्तराधिकारी बने। उसको लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। डॉक्टर हेडगेवार एक पत्र छोड़ गए थे जिसे बंद लिफाफे में रखा गया था और यह कहा गया था उनकी मृत्यु के बाद इसे खोला जाए। तो सारे संस्कार पूरे होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु के 14वें दिन सार्वजनिक रूप से वो लिफाफा खोला गया, पत्र को पढ़ा गया और उसमें मालूम हुआ कि डॉक्टर हेडगेवार संघ का सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को घोषित कर गए। इस तरह से संघ को दूसरा सरसंघ चालक मिला गुरु गोलवलकर के नाम से। लेकिन उसी संघ की शाखा से निकले हुए कुछ और लोग भी थे जो हिंदू महासभा में सक्रिय थे। उनमें एक नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शुरू में कांग्रेस में थे, जिस तरह डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1929 में बंगाल की असेंबली में चुने जाकर विधायक बने थे। यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बार विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर। बाद में वे हिंदू महासभा में सक्रिय रहे। सावरकर के संपर्क में आने के बाद वे हिंदू महासभा की कमान संभालने वाले आदमी बने और उसके टिकट पर ही फिर वे विधायक बनते रहे। बंगाल में जब मुस्लिम लीग की सरकार बनी, फजलुल हक मुख्यमंत्री थे, तो उसमें साझेदार के रूप में हिंदू महासभा भी शामिल थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। इस तरह से जो नरेंद्र मोदी के पुरखे हैं, वैचारिक और राजनीतिक पुरखे, उनमें से दूसरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और इन्हीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ नाम से दूसरा राजनीतिक दल स्थापित किया। शुरू में हिंदू महासभा
राजनीतिक दल के रूप में नहीं थी, वो एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करती थी। लेकिन 1937 के बाद हिंदू महासभा ने चुनाव लड़ना शुरू किए और तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के साथ सक्रिय रहे। लेकिन आजादी के बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की 1951 में। नरेंद्र मोदी ने अभी 23 जून को संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। लेकिन जो पितृ संगठन है जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संघ के पहले सरसंघ चालक, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना जरूरी नहीं समझा। ये तो बात हुई 21 जून 2024 की। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी और संघ के रिश्ते कैसे रहे हैं, इसके कुछ और प्रमाण भी आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक थे, वहीं से बढ़ते बढ़ते वे प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक नरेंद्र मोदी नागपुर में संघ के मुख्यालय नहीं गए। संघ का जो मुख्यालय रेशम बाग कहलाता है, रेशम बाग या रेशम बाग उसको कहते हैं, जहां पर डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधियां हैं, उनका स्मृति मंदिर कहलाता है। आज तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर में संघ मुख्यालय नहीं गए। वे आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वैचारिक पुरखों डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर के स्मृति मंदिर पर भी फूल चढ़ाने नहीं गए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कभी नागपुर न गए हो। वे अनेक अवसरों पर पार्टी के कार्यक्रमों में, शासकीय कार्यक्रमों में नागपुर जाते रहे हैं, लेकिन संघ मुख्यालय कभी नहीं। एक और तथ्य, प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक उनकी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से कोई मुलाकात नहीं हुई। व्यक्तिगत रूप से वे सरसंघ चालक डॉक्टर भागवत से कभी नहीं मिले। सार्वजनिक समारोह में जरूर उनकी मुलाकातें हुई हैं, मंच पर, जैसे राम मंदिर के भूमि पूजन में और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। एक आध अवसर और आया है जब वे मंच पर सरसंघ चालक के साथ बैठे हैं, जैसे भूमि पूजन के समय वे एक पट्टे पर अगल बगल में साथ साथ बैठे थे पूजन के अवसर पर। लेकिन तब भी अयोध्या में उनकी अलग से कोई मुलाकात सरसंघ चालक से नहीं हुई। इसके अलावा सिर्फ एक बैठक हुई है केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, समन्वय बैठक कहलाती है वो बैठक हुई थी सितंबर 2015 में। यानी केंद्र में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए जो बैठक हुई थी वो 2015 में हुई थी। तब से अब तक 10 साल हो गए, बीजेपी सरकार और संगठन के बीच कोई समन्वय बैठक नहीं। उस समन्वय बैठक में तत्कालीन सरकार में जो मंत्री थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, सारे लोग संघ के सामने बैठे थे, संघ के पदाधिकारियों के साथ। उन्होंने विचार विमर्श किया था कि सरकार कैसे काम करेगी, संघ की क्या अपेक्षाएं, सरकार की संघ से क्या अपेक्षाएं, उन सब विषयों पर बात हुई थी। और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद थे। तब से लेकर आज तक यमुना में बहुत पानी बह गया है, गंगा में बहुत पानी बह गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और संघ के रिश्तों के बीच भी बहुत सारा पानी बह चुका है। उसके कुछ और प्रमाण इस चुनाव में भी दिखाई दिए, और वो प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक इंटरव्यू। एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि बीजेपी को पहले कभी जरूरत थी संघ की, जब बीजेपी सक्षम नहीं थी, जब उसके पास ताकत नहीं, तब उसे संघ की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्षम हो गई है। इशारों में
जगत प्रकाश नड्डा ने कह दिया कि अब उसे संघ की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान था कि बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की जरूरत न होने की बात न होने का दावा कर रहा है और पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि अब बीजेपी इतनी समर्थ है, इतनी शक्तिवान है, इतनी ताकतवर है कि उसे संघ के सहारे की जरूरत नहीं है। और शायद यही वजह है बीजेपी और संघ के बीच, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच रिश्तों में आई हुई खटास का प्रमाण चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन भागवत के बयानों में भी देखा जा सकता है। आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें अब संघ का सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल है मणिपुर के हालात को लेकर दिया गया मोहन भागवत का बयान। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आखिर उसका ध्यान कौन देगा, आखिर उस पर ध्यान कौन देगा, यानी सीधे सीधे सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। आइए मोहन भागवत का ये बयान भी सुनिए। और अवसर था नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग का समापन, यानी ये संदेश भी उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के बीच में दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, चलते हुए मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रही। आइए सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्स उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्स उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। इसके अलावा एक और बयान आया है मोहन भागवत का, और वो बयान है गायों की चिंता में। इस बयान के जरिए डॉक्टर मोहन भागवत न केवल
सरकार पर निशाना साध रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, जो चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे। हिंदू वोटरों को, हिंदू मतदाताओं को ये कहकर डरा रहे थे कि कांग्रेस या विपक्षी दल, विपक्षियों का गठबंधन सरकार में आ गया तो आपके घर की 2 में से 1 भैंस ये विपक्षी पार्टियां छीन ले जाएंगी। यानी उनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति में गाय भैंस शामिल थे। और अब मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जो आज ही सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हिंदू भैंसें काटी जाती हैं, लेकिन उन भैंसों को बांग्लादेश पहुंचाता कौन है? ये बयान भी देख लीजिए, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वे सीधे सीधे कह रहे हैं हिंदुओं को पालने का काम, गायों को पालने का काम हिंदू करते हैं, गायों को बांग्लादेश भेजने का काम भी हिंदू करते हैं। इस तरह से वे पूरी हिंदू मुस्लिम राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सवालिया निशान के घेरे में लेकर आ रहे हैं। तो ये वे सारे बयान हैं, ये सारे वे हालात हैं, ये ऐसे प्रमाण हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी और संघ के बीच, नरेंद्र मोदी और संघ के बीच, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जो कम रह गई हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी पिछड़ गई है, उससे ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन उससे दुगनी सीटों के साथ संसद में मौजूद है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से दुगनी सीटें हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें भी दुगनी कर ली हैं। ये सारे हालात भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और संघ के बीच, मोदी और मोहन भागवत के बीच कुछ तो गड़बड़ है। देखना होगा आने वाले दिनों में संघ और बीजेपी के रिश्ते, मोदी और मोहन भागवत के रिश्ते किस मोड़ पर पहुंचते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।